नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के नंबर 1 शो। शुरुआत करने जा रहे हैं सुपर प्राइम टाइम की। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर इजरायल को ईरानी सेना की नई धमकी को लेकर है, जहां ईरानी सेना ने अब एक्स हैंडल पर लिखा है, इजरायल को करारा जवाब मिलेगा। इजरायल के हमले का भयावह परिणाम होगा। इजरायल में आज रात हमले की आशंका को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। तो 1 अक्टूबर को 200 मिसाइलों से हमला करके ईरान ने इजरायल पर दबाव बनाने की कोशिश की। ईरान की तरफ से इजरायल को कई धमकियां भी दी गई, लेकिन 25 दिन बाद इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया। अब ईरान की साख का सवाल, ईरान ने जवाब नहीं दिया तो कमजोर माना जाएगा, जवाब दिया तो इजरायल इससे भी बड़ा हमला कर सकता है। अमेरिका को चुनौती देने वाला ईरान अपनी साख बचाने के लिए बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल पर 1000 मिसाइलों से हमले की प्लानिंग हो चुकी है तैयार। अब ईरान ऐसा कोहराम मचाना चाहता है कि इजरायल बरसों तक तबाही को भूल ना सके। ईरान की जैसी तैयारी, जैसा प्लान है, वैसा ही इंतकाम हुआ तो इजराइल को बचाना अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इजराइल के 100 विमानों से हमले का बदला लेने की तैयारी हो चुकी है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का प्लान 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का है। ईरान एयर डिफेंस को पूरी तरह नाकाम करना चाहता है। ईरान 1000 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है। ईरान की सेना 2 अक्टूबर से ही युद्ध की तैयारी कर रही है। ईरान को डर था कि इजराइल तेल ठिकानों या एटमी साइट पर हमले करेगा। यही वजह है कि ईरान में बदले की बहुत बड़ी तैयारी अक्टूबर के पहले हफ्ते से ही शुरू हो गई। ईरान भविष्य में क्या करने वाला है, इसका संकेत 4 अक्टूबर को ही मिल गया था। चार अक्टूबर को तेहरान के मंच से शिया समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु अयातुल्ला अली खामनेई ने राइफल के साथ भाषण दिया था और पूरे अरब से संगठित होकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया था। अब इजराइल ने ईरान पर हमला करके ईरान के इस सौगंध को पूरा करने का मौका दे दिया है। शुक्रवार की देर रात ईरान इजराइल पर पलटवार कर सकता था, लेकिन ईरान से एक भी मिसाइल लॉन्च नहीं की गई। क्योंकि ईरान पूरी प्लानिंग के साथ इजराइल पर हमला करना चाहता है। ईरान इजराइल में भारी तबाही लाने का प्लान बना चुका है। इजराइल के एयर डिफेंस को खत्म करने की रणनीति बनी है। ईरान अपनी सेना के साथ प्रॉक्सी संगठनों की मदद ले सकता है। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका के कई युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। इसलिए ईरान समझ चुका है कि बेहद कम समय में ईरान को बहुत भारी हमला करना होगा। इजराइल के पास अमेरिका की ताकत है, तो वहीं ईरान की सबसे बड़ी ताकत प्रॉक्सी संगठन है जो इजराइल को घेर चुके हैं। ईरान के हथियार इस वक्त कई ठिकानों पर हैं।
ईरान के साथ रूस के हथियार भी हमले में शामिल हो सकते हैं। ड्रोन, रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हमले में किया जा सकता है। इजराइल को तबाह करने के लिए टारगेट की लिस्ट बहुत पहले से तैयार है। ईरान ने इजराइल के अहम ठिकानों की जानकारी हिजबुल्लाह को दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने इस बार ईरान के खिलाफ अपनी वायु शक्ति का प्रदर्शन किया है। इसलिए ईरान के टारगेट की लिस्ट को एक बार फिर अपग्रेड किया गया है। ईरान के निशाने पर अब इजराइल की हवाई शक्ति भी रहने वाली है। ईरान का पहला टारगेट इजराइल का नेगेव रेगिस्तान हो सकता है। ईरान पर हमले के लिए F-35 का इस्तेमाल हुआ है और इजराइल के इसी बेस पर F-35 फाइटर जेट की तैनाती है। यहां इजराइल का सबसे बड़ा रनवे भी है, जहां बड़े कार्गो विमान आसानी से उतर सकते हैं। नेगेव रेगिस्तान में ही इजराइल का एटमी ठिकाना है। ईरान ने 1 अक्टूबर को यहां हमला किया था। एक बार फिर एटमी सेंटर को नष्ट करने की कोशिश हो सकती है। यही वजह है कि नेगेव रेगिस्तान में अब इजराइल ने अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस को तैनात कर दिया है। इजराइल के एयर डिफेंस को नाकाम करने के लिए ईरान और यमन से एक साथ ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जा सकता है। इन हमलों के बीच सीरिया और लेबनान से रॉकेट और ड्रोन से हमले करके इजराइल के एयर डिफेंस पर और दबाव बनाया जा सकता है। इस तरह से एक साथ 4 मोर्चों से इजराइल पर 1000 मिसाइलों से एक साथ हमले का प्लान है। ईरान ऐसा हमला करना चाहता है जिससे इजराइल को भारी नुकसान हो, और इस प्लान के तहत इजराइल में कारखानों को निशाना बनाया जाएगा। इसके साथ ही इजराइल में मौजूद तमाम केमिकल प्लांट को भस्म करने की कोशिश होगी। इजराइल को संकट में डालने के लिए अनाज और खाने का सामान स्टोर करने वाले गोदाम पर हमले होंगे, और सबसे बड़ा टारगेट होगा पावर प्लांट, ताकि इजराइल घुटने पर आ जाए। ईरान कई मोर्चे से इजराइल पर हमले की शुरुआत कर सकता है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैयारी पूरे होने के बाद ही इजरायली कैबिनेट ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन को मंजूरी दी। इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान कहां हमला कर सकता है, इसका भी संकेत मिल चुका है। ईरान ने धमकी दी है कि इजराइल के सभी गैस फील्ड को निशाना बनाया जाएगा। इजराइल के सभी पावर प्लांट को टारगेट किया जाएगा। इजराइल की तमाम रिफाइनरी को नष्ट किया जा सकता है। ईरान के बदले का एक्शन प्लान भी तैयार माना जा रहा है। ईरान की कोशिश होगी कि इजराइल में पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाए और गैस और बिजली के लिए हाहाकार मच जाए। ईरान ऐसा कर भी सकता है, क्योंकि ईरान के मुकाबले इजराइल आकार में बहुत छोटा है। ईरान का दावा है कि इजराइल में सिर्फ 3 पावर स्टेशन है। इजरायली रिफाइनरी भी बेहद कम है। ईरान के हमले से इजराइल में भारी संकट आ सकता है। इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर कई स्क्वाड्रन फाइटर जेट की तैनात कर चुका है। इसलिए मुमकिन है कि इजराइल के हमले पर पलटवार हुआ तो ईरान पर अमेरिकी सेना का सीधा प्रहार भी हो सकता है। इजराइल में आयरन डोम, एरो एयर डिफेंस, डेविड स्लिंग एयर डिफेंस और थर्ड की तैनाती है।
बड़ा हमला हुआ तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे बेस से अमेरिकी फाइटर जेट उड़ान भर सकते हैं। जो एयर टू एयर मिसाइलों से इजराइल को कवच दे सकते हैं। हालांकि इजराइल और अमेरिका हर तरह के हमले से बचने की तैयारी पहले ही कर चुका है। दुनिया को यही अंदेशा है कि अब अगर ईरान या इजराइल की तरफ से किसी तरह का हमला हुआ तो दुनिया एक और महायुद्ध का सामना करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर है इजरायली एयर डिफेंस के एक्शन को लेकर, जहां एयर डिफेंस ने मिसाइलें फायर की है और इजराइल में हिजबुल्लाह का हमला नाकाम कर दिया गया है। छब्बीस अक्टूबर की रात इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान का दावा है कि इजराइल के हमले फेल हो गए, लेकिन 24 घंटे बाद जो सबूत सामने आए वो ईरानी दावों को झूठा साबित कर रहे हैं। दरअसल दावा है कि इजराइल का यह हमला बेहद सीमित था। उसने खास तौर से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ठप करने के लिए इसे अंजाम दिया। अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उनमें दावा यह कि आईडीएफ के हमलों की वजह से ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम 1 साल पीछे चला गया है। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। करीब 25 दिन बाद इजराइल ने ईरान से अपना इंतकाम लिया, लेकिन ईरान ने इन तस्वीरों को जारी कर यह साबित करने की कोशिश की कि बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान फेल हो गया। आसमान में होती इस आतिशबाजी के जरिए ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का डंका दुनिया में पीटना शुरू कर दिया है। लेकिन अब जो सबूत सामने आ रहे हैं, उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के दावों की पोल खोलकर रख दी है। इजरायली हमले के 24 घंटे बाद ईरान से ऐसे सबूत और जानकारियां सामने आ रही हैं जो इजराइल के बेहद कंट्रोल्ड ऑपरेशन की गवाही दे रही हैं और ये साबित करती हैं कि इजरायली मिसाइलों ने ईरान में बेंजामिन के मन मुताबिक तबाही मचाई है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजरायली हमले में ईरान के सॉलिड फ्यूल बनाने वाले 12 मिक्सर प्लांट तबाह हो चुके हैं। ये प्लांट बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए सॉलिड फ्यूल बनाते थे। तबाही से ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन को भारी नुकसान पहुंचा है। नुकसान की भरपाई में ईरान को कम से कम 1 साल लगेंगे। हमले में ईरान को करीब $20 मिलियन का नुकसान हुआ है। दरअसल इजराइल जानता है कि ईरान की ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है, जिसे वो तेजी से बढ़ा रहा है। लेकिन सॉलिड फ्यूल के मिक्सचर प्लांट को तबाह कर इजराइल ने उसकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की कमर तोड़ दी है, जिसकी गवाही सैटेलाइट तस्वीरें भी दे रही हैं। ईरान से कई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें ईरान में हुई तबाही साफ साफ देखी जा सकती है। सैटेलाइट तस्वीर में नजर आ रही एक खोजर मिक्सिंग फैसिलिटी है, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाला सॉलिड फ्यूल बनाया जाता था, जिसमें से 2 साइट पूरी तरह से तबाह दिख रही हैं। ईरान में तबाही की एक और सैटेलाइट तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें परचिन की हैं, जहां सॉलिड फ्यूल बनाने वाले 3 मिक्सिंग प्लांट तबाह हो गए। इसके साथ ही एक वेयरहाउस की तबाह इमारत भी साफ साफ देखी जा सकती है।
इसराइल ने अपने ऑपरेशन से जुड़े कई वीडियो सबूत भी जारी किए हैं। यह 26 तारीख की रात हुए इसराइल की ऑपरेशन का सबसे लेटेस्ट वीडियो है। इस वीडियो में ऑपरेशन के लिए तैयार फाइटर जेट और पायलट नजर आ रहे हैं जो इसराइल के मिलिट्री बेस से उड़ान भरते हैं। इसराइल ने ऑपरेशन के बाद वापस लौटते फाइटर जेट्स का वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में फाइटर जेट्स अलग अलग फॉर्मेशन में नजर आ रहे हैं। दरअसल माना जा रहा है कि इसराइल का यह ऑपरेशन बेहद कंट्रोल था। नेतन्याहू ने ईरान में एक सीमित तबाही मचाने के टारगेट फिक्स किए थे, जिसके लिए पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। दरअसल इजराइल के हमले बेहद कंट्रोल थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसके लिए खास तैयारी भी की थी। आईडीएफ के फाइटर जेट एक सीक्रेट एयरबेस से उड़ान भरकर पहले सीरिया पहुंचे, जहां मौजूद रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया गया। यहां से इजराइल के फाइटर जेट इराक पहुंचे, जहां उन्होंने इराक बॉर्डर पर मौजूद रडार सिस्टम पर ही मिसाइलें बरसाकर उन्हें तबाह कर दिया। फिर इजराइल के फाइटर जेट इराक के उत्तरी एयर स्पेस में पहुंचे, जहां आर्मी का कंट्रोल था, और यहां से तेहरान, उज़्बेकिस्तान और इल्म शहर में मौजूद ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई गई। अब दावा तो यह है कि इजराइल के हमलों में ईरान के 10 रडार सिस्टम तबाह हो गए। करीब 4 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा। इल्म शहर में मौजूद एक ड्रोन फैक्ट्री ध्वस्त हो गई। हमलों में इजराइल की 2 मिसाइल फैक्ट्री तबाह होने की भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। हालांकि इजरायली फाइटर जेट्स ने 12 सॉलिड फ्यूल मिक्सर प्लांट भी तबाह कर दिए। फॉर्चून में मौजूद एक न्यूक्लियर रिसर्च लैब भी तबाह कर दिया गया। हालांकि दावा तो ये कि ये लैब कई साल से बंद था। इजरायली ऑपरेशन के सफल होने की पुष्टि खुद अमेरिका कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद माना है कि इजराइल जहां जितनी तबाही मचाना चाहता था, उसमें करीब करीब सफल रहा। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का टारगेट बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़ी फैसिलिटी, ड्रोन फैक्ट्रियां और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को ऑपरेशन की पूरी जानकारी थी। उन्होंने ईरान की परमाणु साइट और ऑयल डिपो को टारगेट करने का विरोध जताया था, जिसकी वजह से इजराइल ने यहां हमले नहीं किए। इजरायली हमलों के 24 घंटों बाद सामने आई रिपोर्ट्स तो यही गवाही दे रही हैं कि इजराइल ने बेहद कंट्रोल तरीके से ईरान को बड़ा जख्म दिया है। ईरान में तबाही की रिपोर्ट्स विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में ही सामने नहीं आ रही, बल्कि खुद ईरान का मीडिया दबे लफ्जों में नुकसान की पुष्टि कर रहा है। ईरान के अखबार तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 26 अक्टूबर को 2 ईरानी सैनिक मारे गए थे। 27 अक्टूबर को 2 और ईरानी सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद मरने वाले जवानों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। वहीं कई ईरानी सैनिक घायल हैं, जिसकी वजह से मौत का यह आंकड़ा बढ़ सकता है। इजराइल का यह पूरा हमला इराक के एयर स्पेस से अंजाम दिया गया था, जिस पर अमेरिका का कंट्रोल है, जिसकी वजह से ईरान भड़का हुआ है और उसने अमेरिका को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। IRGC ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए बयान जारी किया और कहा, अमेरिकी सरकार युद्ध को बढ़ावा दे रही है। बाइडेन प्रशासन इजराइल को नियंत्रित करे। ऐसा नहीं हुआ तो मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा, जिसकी आंच अमेरिका तक भी जाएगी। एक तरफ ईरान अमेरिका और इजराइल पर भड़का हुआ है, वहीं इजराइल में विपक्ष और नेतन्याहू के विरोधी इस हमले से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। उन्होंने बेंजामिन सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। विपक्षी दलों का दावा है कि इजराइल ने सिर्फ ईरान को संदेश देकर छोड़ दिया। इस छोटे हमले से इजराइल का प्रतिशोध पूरा नहीं हो सकता। विपक्षी नेता यार लैपिड ने अपने बयानों में कहा, 1 अक्टूबर को जो हुआ उसके जवाब में ईरान ने बहुत कम कीमत चुकाई है। ईरान पर रणनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों पर हमला नहीं करना गलत है।
इजराइल में जो हुआ इसके बदले ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। इजराइल में विपक्ष भले बेंजामिन के हमलों का विरोध कर रहा हो, लेकिन इतना तय है कि इजराइल ने ईरान में बेहद टारगेटेड हमले किए, जिसमें ईरान में तबाही कम हुई, लेकिन ईरान को जख्म ज्यादा दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खबर उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले को लेकर है, जहां हिजबुल्लाह ने 75 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं और इजराइल ने ज्यादातर रॉकेट्स को तबाह करने का दावा किया है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका से बदला लेने का बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार किया है। ये वो प्लान है जिसकी वजह से युद्ध का आत्मघाती चरण शुरू हो सकता है और ईरान ने पूरी दुनिया में मौजूद अपने स्लीपर सेल और सुसाइड बॉम्बर्स को एक्टिव कर दिया है। हालांकि ईरान की स्लीपर सेल के टारगेट पर इजराइल और अमेरिका के ठिकाने हैं और ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले के साथ साथ दूसरे देशों में मौजूद इजरायली दूतावास को भी टारगेट करने की रणनीति बनाई है। इजराइल में तो आत्मघाती हमले की शुरुआत हो गई है। ईरान इजराइल से हमले का बदला लेगा, यह 100% तय है। लेकिन इस बार ईरान सिर्फ इजराइल से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी प्रतिशोध लेगा। ईरान और उसके प्रॉक्सी अरब में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस को समाप्त करने वाला सैन्य अभियान लॉन्च करने जा रहे हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो इनपुट मिला है उससे खामनेई और उनकी सेना के खतरनाक और खूनी प्लान का खुलासा हुआ है। इस प्लान के मुताबिक ईरान सिर्फ इजराइल पर मिसाइलों से ही धावा नहीं बोलेगा, बल्कि इजराइल के बाहर मौजूद इसके ठिकानों पर ब्लास्ट कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी जख्म देने का प्लान बनाया है। ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है। अमेरिका और यूरोप में इजराइल के दूतावास पर खतरा मंडरा रहा है। अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर भी हमला कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान एक साथ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ 3 फ्रंट खोलने जा रहा है। अमेरिका और यूरोप में हमले को अंजाम देंगे ईरान के स्लीपर सेल और फिदाइन हमलावर। ईरान ने कई देशों में मौजूद अपने स्लीपर सेल को सक्रिय कर दिया है। फिदाइन हमलावरों को भी काम पर लगा दिया गया है। इजराइल के अंदर मौजूद आत्मघाती हमलावरों को वीवीआईपी लोगों को मारने का टास्क सौंपा गया है, जबकि इजराइल के बाहर स्लीपर सेल को इजरायली दूतावास को उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट पर मोहर इस वक्त लग गई जब तेल अवीव में आत्मघाती हमले शुरू हो गए। 26 अक्टूबर 2024 इजरायली सेना ने ईरान में जबरदस्त हवाई हमले किए। सत्ताईस अक्टूबर 2024
इसराइल में ईरान के फिदायीन हमले शुरू हो गए। तेल अवीव में एक ट्रक ड्राइवर ने ट्रक से कुचलकर इजरायली सैनिकों को मारने की कोशिश की। यह घटना तेल अवीव के गिल्लॉत सैन्य बेस के पास हुई। शक है कि ईरान के आत्मघाती हमलावर ने बेस के पास मौजूद सैनिकों पर ट्रक चढ़ा दिए। इस हमले में करीब 10 सैनिकों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा जवान घायल हैं। कई सैनिकों की हालत गंभीर है, इसलिए मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इजरायली सैनिकों ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। इस हमले के बाद इजरायली सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट हो गई हैं। इजराइल में मौजूद ईरान के स्लीपर सेल को ढूंढा जा रहा है। तेल अवीव में जो कुछ हुआ उसे ईरान के फिदायीन हमले की शुरुआत माना जा रहा है। आने वाले दिनों में ईरान के स्लीपर सेल सिर्फ इजराइल में ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी हमला करेंगे। इनके टारगेट पर इजरायली दूतावास है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक ईरान के स्लीपर सेल अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, ग्रीस, तुर्की, बेल्जियम, डेनमार्क, सऊदी अरब, जर्मनी और स्वीडन में मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि इन देशों में इजरायली दूतावास और अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो सकते हैं। पूरी दुनिया में ईरानी स्लीपर सेल का यह जाल ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी ने बिछाया था। कासिम सुलेमानी ईरान के कुद्स फोर्स के मुखिया थे। अमेरिका ने साल 2020 में उनकी हत्या कर दी थी। दुनिया भर में फैले ईरानी स्लीपर सेल और फिदायीन हमलावरों को ईरान की कुद्स फोर्स ही मैनेज करती है। फंडिंग से लेकर उन्हें हर जरूरी चीज कुद्स फोर्स ही मुहैया करवाती है। सुलेमानी के मारे जाने के बाद कुद्स फोर्स को इस्माइल कानी हेड कर रहे हैं। अब जबकि ईरान ने कई देशों में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमले का फैसला किया है, तो कानी अपने काम पर लग गए। सूत्रों के मुताबिक तेहरान में मौजूद अंडरग्राउंड बंकर से कानी स्लीपर सेल को आदेश दे रहे हैं। हमले के लिए उन्हें टारगेट बता रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल और ईरान युद्ध का सबसे खतरनाक और खूनी चरण शुरू होने जा रहा है। इस चरण का नाम है आत्मघाती हमला। इजराइल और अमेरिका पर अब बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर इस खतरे को नहीं टाला गया तो ईरान और उसके स्लीपर सेल इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी बहुत बड़ा जख्म दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजरायल के हाइफा में भी बड़े हमले को लेकर खबर है, जहां हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट फायर किए हैं और हमले से कई इमारतों में भीषण आग को लेकर खबर है। हमले से लगी आग और उसके बाद की ये तस्वीरें देखिए। इमारत के पास खड़ी गाड़ियां भी आग की चपेट में नजर आ रही हैं। इजरायल से दुश्मनी का सीधा मतलब मौत को बुलावा देना है। इजरायल पिछले दिनों हमास और हिजबुल्लाह के चीफ और नेताओं को खत्म कर चुका है, लेकिन ईरान इजरायल का इनसे भी बड़ा दुश्मन है। इसलिए माना तो यही जा रहा है कि इजरायल का अगला मिशन ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई को खत्म करना है, और यही वजह है कि खमेनेई अब बंकर में है। खबर तो यह भी है कि खमेनेई की तबीयत बिगड़ गई है। ईरान में उनके उत्तराधिकारी की तलाश भी तेज हो गई है। इजराइल का दुश्मन नंबर 1 याह्या सिनवार खत्म। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन नसरल्लाह भी बंकर बस्टर बम से हुआ भस्म। हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानिया तो ईरान की जमीन पर मारा गया, और किसने मारा आज तक पता नहीं चला।
इन सभी लोगों ने इजराइल से दुश्मनी मोल ली थी, इजराइल पर हमले करवाए थे, इजराइल को नुकसान पहुंचाया था। तो फिर सवाल है कि इजराइल पर मिसाइल बरसाने वाले का क्या होगा? इजराइल की नीतियों को समझने वाले बेहतर तरीके से जानते हैं कि खामनेई ही अब इजराइल का टॉप टारगेट है। इजराइल ने साबित कर दिया है कि मजबूत एयर डिफेंस के बावजूद इजरायली मिसाइलों को ईरान में घुसने से नहीं रोका जा सकता। तबाही की ये तस्वीरें इजराइल के मिसाइलों के विध्वंस का सबूत है। अब इजराइल चाहे तो ईरान की सरकारी इमारतों का भी ऐसा ही हाल हो सकता है। राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम लीडर के आवास को भी मिसाइलों से तबाह किया जा सकता है। यह आशंका नेतन्याहू के घर पर हुए हमले के बाद और मजबूत हो गई, क्योंकि इजराइल अपने दुश्मन से वैसा ही बदला ले सकता है। अब अंदेशा है कि इजराइल खामेनेई पर सीधा हमला करेगा। हमला सुप्रीम लीडर के घर पर हो सकता है। मोसाद के एजेंट भी हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि इजराइल से हमले की चेतावनी मिलने के बाद ही खामनेई को बंकर में भेज दिया गया था। खामनेई ने हमले के बाद बंकर में ही कई बैठकें बुलाई और अगले दिन खबर आई कि खामनेई गंभीर रूप से बीमार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई की सेहत बेहद ज्यादा बिगड़ गई है। 85 साल के खामनेई की हालत नाजुक होती जा रही है। ईरान ने खामनेई के उत्तराधिकारी की तलाश भी शुरू कर दी है। पहले ईरान में तस्वीर साफ थी, माना जा रहा था कि इब्राहिम रईसी खामनेई की जगह लेंगे। लेकिन इस साल मई में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत हो गई थी। देश के कट्टरपंथी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरानी सर्वोच्च नेता के उत्तराधिकारी को खोजने के बारे में चिंताएं बढ़ गईं। लेकिन 85 साल के खामनेई के लिए समस्या अपने अगले सुप्रीम लीडर की नियुक्ति भी है। इस रेस में रईसी की मौत के बाद कई नाम जुड़ गए हैं। पहला नाम उनके बेटे मोज्तबा खामनेई का है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी भी रेस में शामिल है। इन दोनों के अलावा हसन खोमेनी, मोहसिन अराकी और अली रेजा अराफी, सादिक लारेजानी और मोहम्मद मधी मरीब घेरी भी सुप्रीम लीडर बनने की रेस में। सेना और सरकार के बीच टकराव की स्थिति भी है, क्योंकि ईरान पर इजराइल 2 बार हमला कर चुका है। आईआरजीसी चीफ भी अब सुप्रीम लीडर को चुने जाने को लेकर गंभीर है। आईआरजीसी चाहता है कि सुप्रीम लीडर उसकी सहमति से बनाया जाए। सरकार में सुप्रीम लीडर पद के लिए कई लोगों के नाम पर विचार हो रहा है। आयतुल्ला खामनेई का सारा कामकाज उनके बेटे मोज्तबा खामनेई देखते हैं, लेकिन माना जाता है कि सुप्रीम लीडर खामनेई अपने बेटे को सुप्रीम लीडर बनाकर ईरान में परिवारवाद की शुरुआत करने से बचना चाहते हैं। ईरान के संविधान के मुताबिक सर्वोच्च नेता को आयतुल्ला होना जरूरी है, यानी एक वरिष्ठ शिया धार्मिक नेता। लेकिन जब खामनेई को चुना गया था तब वे आयतुल्ला नहीं थे, इसलिए उन्हें सर्वोच्च नेता बनाने के लिए कानूनों में बदलाव किया गया। इसलिए मुमकिन है कि कानून दोबारा बदले जाएं, लेकिन यह निर्भर करेगा कि इस वक्त के राजनेता कैसे और क्या सोच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच। खबर इजरायल के एकड़ में हिजबुल्लाह के हमले को लेकर भी है, जहां इजरायल की मिलिट्री इंडस्ट्री पर हमले को लेकर खबर आ रही है। इजरायली सेना को नुकसान का दावा किया जा रहा है।
तो लगातार हो रहे हमलों के बीच अब ये खबर सामने आ रही है जहां इजरायली सेना को नुकसान का दावा किया जा रहा है और ये हमला हुआ है अब मिलिट्री इंडस्ट्री पर। इजरायल ने हिजबुल्लाह के खात्मे का अंतिम चरण शुरू कर दिया है। बीती रात आईडीएफ ने बेरूत में भीषण बमबारी की। एक तरफ आसमान से बम वर्षा, वहीं ग्राउंड फोर्स ने उसके एक बड़े टनल नेटवर्क को तबाह कर दिया है। माना तो यही जा रहा है कि इजरायल जल्द से जल्द लेबनान में ऑपरेशन खत्म कर ईरान पर अपना फोकस शिफ्ट करना चाहता है। बेरूत में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं जो गवाही दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह का अस्तित्व अपने आखिरी दौर में है। लेबनान में हिजबुल्लाह को उखाड़ फेंकने के लिए इजराइल ने अंतिम चरण का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल अपनी पूरी क्षमता से लेबनान की राजधानी बेरूत और उसके आसपास के इलाकों में डबल अटैक कर रहा है। इजराइल एक तरफ हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक कर रहा है और आसमान से बम बरसाकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने का मिशन तेज हो चुका है। बीती रात इजराइल ने हिजबुल्लाह लड़ाकों की एक बेहद सीक्रेट और अहम टनल को तबाह कर दिया है। ये उसी टनल का वीडियो है। वीडियो में देखा जा सकता है टनल के अंदर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने तबाही का बहुत बड़ा जखीरा इकट्ठा कर रखा है, जिसमें रॉकेट से लेकर छोटी मिसाइलें तक शामिल है। इजरायली सेना ने विस्फोटक लगाकर इस पूरी टनल को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह की यह सुरंग दक्षिणी बेरूत में मौजूद थी। सुरंग करीब 1.5 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें 400 टन बारूद मौजूद था। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइलें, रॉकेट और आरपीजी मिसाइलें मौजूद थी। बीती रात एक तरफ इजराइल ने हिजबुल्लाह के बड़े टनल नेटवर्क को तबाह किया, वहीं एयर स्ट्राइक कर कई ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया, जिसके कई वीडियो भी इजराइल ने जारी किए हैं। ये बेरूत का वीडियो है, जहां इजरायली एयरफोर्स ने बारूद गिराकर एक इमारत को तबाह कर दिया। ये वीडियो दहिया का बताया जा रहा है। यहां भी एयर अटैक में एक हिजबुल्लाह ठिकाने को तबाह कर दिया गया। दावा है कि इजराइल ने एक रात में बेरूत और इसके आसपास 12 जगहों पर हमले किए। यहां हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर होने का दावा था। 24 घंटे में 70 हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा बारूद दाहिया में बरसा, जहां हथियार फैक्ट्रियां, हथियार डिपो और ड्रोन यूनिट तबाह कर दी गई। दरअसल माना जा रहा है कि इजराइल जल्द से जल्द हिजबुल्लाह का खात्मा कर लेबनान ऑपरेशन को खत्म करना चाहता है, ताकि सारा ध्यान ईरान पर लगा सके। हालांकि हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि वो जल्दी सरेंडर नहीं करने वाला, वो आखिरी वक्त तक जंग लड़ेगा। हिजबुल्लाह ने पूरी ताकत से इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। वो इजरायली सेना के ठिकानों पर हमले कर रहा है। हमले का वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है, जिसमें शौमिरा मिलिट्री बेस को टारगेट करने का दावा किया गया है। दावा है कि हिजबुल्लाह ने यहां ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव को भी दहलाना शुरू कर दिया है। उसके रॉकेट हमलों से तेल अवीव में भीषण तबाही मची है। ये उसी का वीडियो है। वीडियो में धू धू कर जलती यह इमारत आईडीएफ का हथियार डिपो बताई जा रही है। दावा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के धार्मिक स्थलों पर भी हमला किया है।
जिसका वीडियो भी इजराइल ने जारी किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजराइल में 25 जगहों पर रॉकेट वर्षा की है। ये सभी रिहायशी इलाके हैं। हमले से पहले हिजबुल्लाह ने एक चेतावनी वीडियो भी जारी किया था, जिसमें लोगों को इन इलाकों को खाली करने के लिए कहा गया था। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा, यहां रहने वाले सभी लोगों से अनुरोध है, इन इलाकों को तुरंत खाली कर दिया जाए। यहां मौजूद आईडीएफ के ठिकानों को जल्द तबाह किया जाएगा। हिजबुल्लाह की इस धमकी और हमलों को उसके खात्मे से पहले की आखिरी कोशिश माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर कुछ वक्त तक और जंग में टिके रहने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात उस युद्ध की जिसकी वजह से यूक्रेन के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। नेटो ने 2 ऐसे कदम उठाए हैं जिससे पुतिन और उनकी सेना इतनी भड़क गई है कि सर्दी में ही यूक्रेन को खत्म करने के लिए भयावह बारूदी अभियान छेड़ दिया गया। और सवाल यही है कि आखिर नेटो ने ऐसा क्या किया कि पुतिन और उनकी सेना बौखला गई। यूक्रेन की धरती पर विनाश का नया दौर शुरू हो गया है। सर्दी की शुरुआत हुई और इसी के साथ रूसी सेना की बमबारी भी विध्वंसक हो गई। पुतिन सेना यूक्रेन में 1 दर्जन फ्रंट पर जबरदस्त हमले कर रही है। रूस के हमले से ज़ेलेंस्की सेना बुरी तरह से दहल रही है। यूक्रेन में रूसी सेना ने प्रलय की बरसात कर दी तब शुरू कर दी जब युद्ध से जुड़ी 2 बड़ी खबरें आईं। जर्मनी ने यूक्रेन में न सिर्फ मिसाइल फैक्ट्री खोल दी है, बल्कि उसमें मिसाइलों का निर्माण भी शुरू कर दिया है। रूसी जांच में खुलासा हुआ है कि कुर्स्क में घुसपैठ और हमले में ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने यूक्रेन की मदद की। जर्मनी ने यूक्रेन में मिसाइल फैक्ट्री खोली और ब्रिटेन ने कुर्स्क मिशन की साजिश रची। इस बात का खुलासा हुआ तो पुतिन और उनकी सेना क्रोध से भर गई। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस यूक्रेन में जर्मनी की मिसाइल फैक्ट्री को जलाकर भस्म कर देगा। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि रूस यूक्रेन में लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलें नहीं बनाने देगा। नाटो के षड्यंत्र से क्रोधित पुतिन ने न सिर्फ धमकी दी बल्कि सेना को हमले तेज करने का आदेश दे दिया। इसी के बाद रूसी फौज ने यूक्रेनी शहरों में कयामत की बरसात करनी शुरू कर दी। रूस ने बमबारी कर निप्रो में यूक्रेन के सैन्य अस्पताल को तबाह कर दिया। रूस ने यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा पर कई राउंड हमले किए। हमले के बाद ओडेसा विनाश की आग में जलने लगा। बुलेदर में रूस ने यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी और 20 हथियारों को समाप्त कर दिया। डोनेस्क में रूस के हमले की वजह से 2 लोग मारे गए। पोक्रोवस्क में रूस की ड्रोन सेना ने जबरदस्त तबाही मचाई। कुर्स्क में रूस के Su-25 लड़ाकू विमानों ने यूक्रेनी सेना के कई हथियार तबाह कर दिए। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना सरेंडर के करीब पहुंच चुकी है। कुर्स्क में रूस के लिए अब उत्तर कोरिया से आए 10,000 सैनिक जंग लड़ रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी फौज और उत्तर कोरिया के सैनिकों ने कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स को चारों तरफ से घेर लिया। ऐसे में यूक्रेनी फोर्स या तो मारी जाएगी या फिर सरेंडर करेगी।
यूक्रेनी फोर्स भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए पूरी ताकत से जंग लड़ रही है। यूक्रेन ने रूसी धरती पर गुरिल्ला हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने ब्रियांस्क में आधे घंटे के अंदर 12 ड्रोन फायर किए। रूस के लिपित्स्क में यूक्रेन ने 6 ड्रोन से धमाके किए। बेलगोरोद के आसमान में यूक्रेन के 88 ड्रोन पहुंच गए। कुर्स्क में भी यूक्रेन ने कई राउंड ड्रोन फायर किए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के 7 प्रांतों में 150 से ज्यादा ड्रोन फायर किए, लेकिन उसके ज्यादातर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया। जाहिर है यूक्रेन जंग में डटे रहने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सच यह है कि सर्दी में उसकी यह कोशिश नाकाम हो सकती है। रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है, उससे यूक्रेन को सर्दी में सरेंडर को मजबूर होना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मोल्दोवा एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के साथ ही पुतिन के लिए यह देश बेहद अहम बन चुका है। माना जा रहा है कि अब मोल्दोवा पर पुतिन अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या रूस की सेना का नया मिशन तैयार हो चुका है? क्या मोल्दोवा पर कब्जे के लिए अब पुतिन आदेश दे सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन का मोल्दोवा दांव सफल होता नहीं दिख रहा है। मोल्दोवा में पुतिन ने अब तक अपने दौलत की ताकत लगाई है, लेकिन अब माना जा रहा है कि पुतिन सेना का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मोल्दोवा में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई है। साथ ही यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए जनमत संग्रह के तहत मतदान हुआ है। 3 नवंबर 2024 को मोल्दोवा में राष्ट्रपति चुनाव का दूसरा दौर होगा। मौजूदा राष्ट्रपति का आरोप है कि रूस ने चुनाव में दखल दिया है। आरोप है कि रूस ने वोटर को खरीदने की साजिश रची है। अब माना जा रहा है कि रूस अगर कामयाब नहीं हुआ तो पुतिन मोल्दोवा पर हमला कर देंगे। अब मोल्दोवा पर कब्जे से रूस को क्या फायदा होगा, यह समझिए। मोल्दोवा पर कब्जे के बाद नाटो और रूस के बीच कोई देश नहीं रहेगा। रूस नाटो मेंबर रोमानिया के करीब पहुंच जाएगा। यूक्रेन को ब्लैक सी से बिल्कुल अलग कर देगा रूस। ब्लैक सी में रूस का दबदबा कायम होगा। यूरोप और एशिया में रूस का रसूख और बढ़ेगा। रूस की नेवी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। मोल्दोवा पर पुतिन के लिए कब्जा बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि इस देश की मिलिट्री पावर बेहद कमजोर है। मोल्दोवा के पास सिर्फ 19,000 सैनिक हैं। सक्रिय सैनिकों की संख्या केवल 6,000 है। मोल्दोवा के पास 3 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें एक भी फाइटर जेट नहीं है। मोल्दोवा की आर्मी के पास सिर्फ 10 टैंक हैं। मोल्दोवा का ट्रांसनिस्ट्रिया रूस समर्थकों का गढ़ है। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस के 2,000 सैनिक पहले से तैनात हैं। अमेरिका पहले भी यूक्रेन को नाटो सदस्य बनाकर रूस के बिल्कुल करीब और काला सागर में शक्तिशाली बनने की रणनीति पर काम कर रहा था। अब इसी का जवाब मोल्दोवा हो सकता है। रूस मोल्दोवा पर कब्जे के बाद सीधे तौर पर नाटो देशों की सीमा के करीब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। साउथ चाइना सी में चीन दादागिरी दिखाता है, लेकिन इस बार चीन के गढ़ में ही जिनपिंग सेना की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। आखिर क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। आगे आगे चीनी जहाज दौड़ रहा है।
और उसके पीछे मौजूद है इंडोनेशिया का शिप। 52件，这在中华人民共和国 चीनी जहाज को खदेड़ने की ये तस्वीरें साउथ चाइना सी की है, 50栋2件，这里是中国海警50栋2件，正在中 जहां इंडोनेशियाई जहाज ने चीनी शिप को दौड़ा दिया। in the jurisdictional waters of the People's Republic of China。 दरअसल ये चीन का कोस्ट गार्ड शिप है, जिसका काम है अपनी समुद्री सीमा में गश्त करना। लेकिन बीजिंग की विस्तारवादी मानसिकता की वजह से यह जहाज इंडोनेशिया के जल क्षेत्र में आ पहुंचा।